नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। पिछले वीडियोस में हम इस उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, यहाँ की जलवायु और मृदाओं की बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित कृषि, और अगले टॉपिक में हम पशुपालन और भी जो दुग्ध उद्योग है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित है। किन क्षेत्रों में कौन सी फसल की जाती है, कौन सी फसल में उत्तर प्रदेश देश में सर्वोच्च स्थान पर है, दलहनों में क्या स्थिति है, तिलहन में क्या स्थिति है, अनाज के उत्पादन में क्या स्थिति है, फलों में क्या स्थिति है। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ रहिए और कृषि से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको वह प्रश्न इस क्लास से जरूर मिलेगा। तो आइए, देरी हम करेंगे नहीं, सीधे टू द पॉइंट बात शुरू करते हैं। कृषि और कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं उन पे इस टॉपिक में शुरुआत सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित जो 4-6 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम उन पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अपनी भौगोलिक स्थिति और संरचना के कारण उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। इस बात को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ की भौगोलिक संरचना इतनी बेहतरीन है। जो नदियों के दोआब क्षेत्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भूभाग है, यह मैदानी भूभाग कृषि के रूप में बहुत समृद्ध है। कारण उसके मैं पीछे से बता चुका हूँ। जलवायु भी यहाँ बेहतरीन है, हॉट ह्यूमिड जलवायु रहती है और ऐसी स्थिति में जैव विविधता खूब पाई जाती है और जहाँ जैव विविधता है वहाँ तरह तरह की फसलें बड़ी आसानी के साथ की जा सकती हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भौगोलिक आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो शिवालिक वाला क्षेत्र जिसमें भावर और तराई आता है, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र है और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र एक पट्टी के रूप में है और ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है वह भी एक पट्टी के रूप में है। ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का वह मैदानी भाग में आता है और मैदानी भाग कृषि के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐतिहासिक रूप से भी ये संघर्ष का क्षेत्र रहा है। जिस किसी भी राजा ने देखा कि ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, उसी ने इसे अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। ये हमने खूब देखा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में लगी आबादी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की 59.3% आबादी जो है, जनसंख्या जो है, वह कृषि में लगी हुई है। कृषि से उसका व्यवसाय चलता है, कृषि से उसका जीवन चलता है, जीवन कृषि पे आधारित है। और एक अलग तरह का आंकड़ा भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कृषक और कृषि के जो श्रमिक हैं वो अलग अलग हैं और प्रतिशत दोनों का लगभग बराबर है कि जितने कृषक हैं उतने ही कृषि श्रमिक हैं। यह जो 59% उत्तर प्रदेश की आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, उस 59 में से 29% तो कृषक हैं और 29% के अतिरिक्त जो 30.3% लोग बचते हैं वे कृषि श्रमिक, यानी कृषि में मजदूरी करते हैं। और प्रदेश की कुल भूमि में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 10.14 है। यानी जो टोटल भूमि है उत्तर प्रदेश के पास, उसमें से 10% के लगभग कृषि योग्य भूमि है जिसपे खेती की जाती है। 10% भूमि। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियां उगाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश को हमने समृद्ध राज्य क्यों कहा, जरा इस चीज पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमने उत्तर प्रदेश का देश के हिसाब से क्षेत्रफल देखा था, तो क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता है वो 7.33% है। यानी प्रदेश देश के पूरे क्षेत्रफल में से 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश होल्ड करता है और उस 7.33 में से भी खेती केवल करता है 10.14% हिस्से पे। फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में जितना भी खाद्यान्न उत्पादित होता है उसका 21% खाद्यान्न उत्पादित करता है।
जगह केवल 7.33% उसके पास है, लेकिन पूरे देश में जितना खाद्यान्न उत्पादित होता है उसका 21% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 10.8% फल, यानी यह भी उसकी जो प्रतिशतता है उससे ज्यादा है, और सब्जियों के मामले में भी 15.4, ये भी प्रतिशतता से ज्यादा है। यानी जितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है उसका उत्पादन उससे कई गुना बहुत ज्यादा है। तो जो ज्यादा उत्पादन है यही इस बात की वानगी देता है कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ। दूध, शहद, खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, मटर, तरबूज, खरबूजा, अमरूद और मशरूम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अब इनको मैंने थोक में लिख दिया। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्नों में गेहूं में भी पहले नंबर पे है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर में, सब्जियों में आलू उत्पादन में, मटर उत्पादन में, तरबूज उत्पादन में, खरबूजा, अमरूद और मशरूम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहां से बनता है अंतिम लाइन में कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ डीबीटी लागू की थी कृषि के क्षेत्र में। अब इस बात को जरा समझ लीजिए कि ये मसला डीबीटी वाला है क्या, जरा ये चीज देख लो, डीबीटी क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम डीबीटी देख लेते हैं कि डीबीटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे शब्द आएंगे तो उनको समझते हुए चलना बड़ा जरूरी हो जाता है, उनको हम समझते हुए चलें तो ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कृषि के क्षेत्र में डीबीटी लागू की थी। डीबीटी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 3 शब्द हैं। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, बेनिफिट मतलब लाभ, और ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण। कृषि में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पद्धति उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे पहले लागू की। इसमें मतलब सीधा सा ये हुआ कि किसान कोई चीज खरीदता है और सरकार उस पर सब्सिडी देती है और बीच में कालाबाजारी हो जाती है। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सीधा ये निर्धारित किया गया कि खरीदते समय किसान पूरी कीमत पे करेगा, लेकिन सरकार जो सब्सिडी देती है वह सीधे उसके खाते में देगी। इसको बोलते हैं डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हिंदी में अगर कहें तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु के कितने संभाग हैं, इस चीज को जरा हम समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु के आधार पर, क्योंकि जब आप कृषि जलवायु समझेंगे तभी आपको उस क्षेत्र में होने वाली फसलों के बारे में सही जानकारी होगी। नहीं तो आप एक एक फसल को रटते रहेंगे, भैया गेहूं कौन से जिले में ज्यादा होता है, गन्ना कौन से जिले में ज्यादा होता है। अगर आप इन संभागों को सही से समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है। तो कृषि के जो जलवायु संभाग है उत्तर प्रदेश में वे 9 है। यानी एक प्रश्न तो सीधा सीधा आपका यही बन रहा है कि उत्तर प्रदेश को जलवायु संभागों के मामले में कितने भागों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के जलवायु संभाग हैं कितने, 9। कृषि के लिए उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। अब यहाँ मैप पे इन चीजों को जरा समझ लीजिए, इनके जिलों को समझ लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला जो मैं टिक करते हुए चल रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र है जहां मैं रेड लाइनें बनाए दे रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं तराई, भावर और तराई क्षेत्र। और इस भावर और तराई क्षेत्र में ये जिले आते हैं, इतने जिले इस भावर तराई क्षेत्र में आते हैं, जिसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है और श्रावस्ती है। ये जिले आते हैं इस भावर और तराई क्षेत्र में। इसकी खासियत क्या है, यहाँ इन सारे जिलों की जो फसलें होंगी वो लगभग एक जैसी होंगी। इस क्षेत्र को, ऊपरी क्षेत्र को बोलते हैं भावर और तराई क्षेत्र। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र,
इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, यानी उत्तर पूर्वी मैदान। और उत्तर पूर्वी मैदान कहाँ आता है? भाबर और तराई क्षेत्र के ठीक आगे। और यहाँ पे फसलें एक जैसी होने वाली हैं। ये गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है और ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होती है, तो यहाँ पर वो फसलें बहुत अच्छे तरीके से होंगी जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, वह फसलें यहाँ पे और अच्छे ढंग से की जाएंगी। फिर ये पूर्वी प्लेन है, पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान का क्या है? ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान क्षेत्र है, ठीक, ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं, पूर्वी मैदान का क्षेत्र है। और इस पूर्वी मैदान क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ पे जो बारिश है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है, यानी मध्य बारिश से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि आप बारिश वाला जब क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ से ऐसे चलता है और मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ। जो बारिश वाला क्षेत्र है उसको पहले निपटाऊंगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वाराणसी है, फैजाबाद है, आजमगढ़ है और प्रयागराज मंडल का क्षेत्र आता है इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद निचला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं विंध्य क्षेत्र, ठीक है। निचला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं विंध्य क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये विंध्य क्षेत्र है। और विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर आता है, सोनभद्र आता है स्पेशली, और प्रयागराज का कुछ क्षेत्र आता है, ये विंध्य क्षेत्र में आता है। यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु एक जैसी है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कम बारिश वाला क्षेत्र है। बारिश तो यहाँ ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, ज्यादा सर्दी भी पड़ती है, क्योंकि ये पहाड़ी जैसा क्षेत्र है। यहाँ की मृदा एक जैसी है, बुंदेलखंडी मृदा है यहाँ पे। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ दलहन और तिलहन ज्यादा मात्रा में होती है। झांसी चित्रकूट मंडल का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े, आगे ये साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन है और यह वो क्षेत्र है जो कृषि के मामले में उतना बेहतरीन नहीं है। यहाँ पे अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। ये आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र है, आगरा मंडल सहित उसके आसपास का क्षेत्र यहाँ पे, ठीक। फिर आता है वेस्टर्न प्लेन, ये गन्ने वाली बेल्ट है, इसको आप गन्ना बेल्ट भी कह सकते हैं। इसकी खासियत क्या है गन्ना बेल्ट की, वेस्टर्न प्लेन की? इसमें वेस्टर्न यूपी के जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं? मेरठ मंडल सहित उसके आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। फिर सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है, दूसरा कलर ले लेते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है, ऐसे इसको ले लेते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है। ये जो सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है इसमें बरेली मुरादाबाद मंडल का क्षेत्र आता है, ठीक। और फिर ये बीच का जो क्षेत्र बचता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीच का जो क्षेत्र बचता है ये वाला, ये सेंट्रल प्लेन है और इसमें कानपुर और लखनऊ मंडल की जिले आते हैं, कानपुर और लखनऊ मंडल। और सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही माना जाता है, कानपुर और लखनऊ मंडल का। तो ये कुल मिलाकर के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्हें आपको प्रॉपरली एक बार देख और समझ लेना है, ताकि आपको एक एक जिला करके याद ना करना पड़े। नॉर्मली आप इन चीजों को याद रख सकें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हटा जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, अभी हम इनकी जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं इनकी, उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। देखो, अब हम इन कृषि क्षेत्रों की विशिष्टताओं पर बात करेंगे, और विशिष्टताओं पर कितनी बात करनी है जरा इसको भी समझ लो। उत्तर प्रदेश में जितना भी टोटल कृषि क्षेत्रफल है जिसपे हम खेती करते हैं, उस कृषि क्षेत्रफल के 80% भाग पे हम खाद्यान्न उगाते हैं। हालांकि खाद्यान्न में हम पहले नंबर पे भी हैं, और खाद्यान्न में सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं में भी हम पहले नंबर पे हैं। अब ये मानिए कि कृषि योग्य जो भूमि है, जो उत्तर प्रदेश की टोटल भूमि का केवल 10% है, उस 10% में से भी 80%, यानी टोटल जो 10% है, यानी 8% पे हम खाद्यान्न उगाते हैं। खाद्यान्न का मतलब गेहूं,
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सारी चीजें हम उगाते हैं 80% पर। प्रदेश की कुल कृषि क्षेत्रफल के 80% हिस्से में हम खाद्यान्न और शेष 20% हिस्से में अन्य फसलें उगाते हैं। 80% में तो हम खाद्यान्न नहीं उगाते हैं, ठीक है। 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों यथा दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में उर्वरता एवं सिंचाई की दशाएं अनुकूल न होने के कारण ज्यादातर दलहन और तिलहन की खेती होती है। अब इस चीज को हम बैक चलेंगे और फिर एक बार देखेंगे। 3 कृषि क्षेत्र बताए गए हैं, यहाँ की उर्वरता और सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और इनमें 2 ही फसलें मोस्टली हो पाती हैं, एक तो दलहन की, एक फिर तिलहन की। कौन कौन से क्षेत्र देख लो, एक तो इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये दलहन और तिलहन वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे 2 ही फसलें प्रॉपरली हो पाती हैं, दलहन और तिलहन। देखो एक ये क्षेत्र, ठीक, यानी आगरा मथुरा वाला क्षेत्र, इसमें दूसरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसमें भी दलहन और तिलहन हो जाता है। तीसरा विंध्य क्षेत्र, यानी नीचे वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ की न तो उर्वरता की स्थितियां ठीक है जमीन की, ना तो जमीन बहुत उर्वर है और ना ही यहाँ सिंचाई की व्यवस्था ठीक है। तो सिंचाई और अनुर्वर होने के कारण ऐसी फसलें ही की जा सकती हैं जिन फसलों में पानी और उर्वरक की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें न पड़ती हो। और पानी और उर्वरक की बहुत ज्यादा आवश्यकता या तो हमें दलहन में नहीं पड़ती और या फिर हमें तिलहन में नहीं पड़ती, ठीक है। फिर आ जाते हैं वापस, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट ये कहता है कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कृषि सघनता सर्वाधिक है, यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं है। पश्चिमी वाला जो बताया था मैंने वो। मक्का की खेती मध्य मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है और ज्वार की सर्वाधिक उत्पादन मैदानी क्षेत्रों और बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। 3 शीर्ष दलहनी फसलें चना, मसूर और उर्द है। सर्वाधिक दाल उत्पादन वाला कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड है। महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर सुन लो। कुल मिला के ये याद रखना कि सबसे ज्यादा सघन खेती मतलब घनी, बहुत ज्यादा खेती जहां पे होती है वह पश्चिमी क्षेत्र है, वो मेरठ और उसके आसपास वाला क्षेत्र, वहां पे सबसे ज्यादा घनी कृषि होती है, सघन कृषि होती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, मक्के की खेती की जब बात करेंगे तो जो मिडिल वाला एरिया है लखनऊ और कानपुर मंडल का, यहाँ पे मक्का बहुत ज्यादा होती है। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन मैदानी क्षेत्रों में और बुंदेलखंड रीजन में होता है। बुंदेलखंड रीजन में जो दलहनी फसलों की खेती होती है, उन दलहनी फसलों में नंबर 1 पे चना है। सबसे ज्यादा जिस दलहनी फसल की खेती होती है वह चना है। चना के बाद मसूर है, मसूर के बाद उड़द है। और दालों के उत्पादन में अगर रीजन के हिसाब से, जो 9 रीजन मैंने बताया आपको, इन रीजन के आधार पे अगर दालों का उत्पादन पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सा रीजन दालों का उत्पादन करता है, तो आपको पता है दलहनी और तिलहनी दोनों ही फसलों में खासियत यह है कि नीचे के 3 रीजन है वही करते हैं। अब उन 3 रीजन्स में से भी सबसे ज्यादा उत्पादन बुंदेलखंड के द्वारा किया जाता है। जो बुंदेलखंड रीजन पड़ता है वहां पे दलहनी फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कुछ फैक्ट्स और यहाँ बचते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाली तिलहन फसल राई अथवा सरसों। दलहन में आपने क्लियर कर लिया, दलहन में हाईएस्ट टॉप मोस्ट पे कौन है? दलहन में है भाई चना सबसे ऊपर, ठीक है। दलहन में है चना और तिलहन में है क्या? सरसों। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होता है। 2 बातें दिमाग में बैठा लो जो आपको याद रखनी है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। पहला तो याद रखिए कि भाई बुंदेलखंड में दालें ज्यादा होती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड में दालें ज्यादा होती हैं और दालों में सबसे ज्यादा होता है चना। दूसरा, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का मतलब आगरा रीजन, आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है, इसका वैसा नाम भी याद रखो आप, दक्षिण पश्चिम रीजन या आगरा मथुरा वाला है। यहाँ पे तिलहन ज्यादा होता है और तिलहन में जो टॉप पे फसल रहती है वह है सरसों, राई, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर भाबर तराई क्षेत्र, जो ऊपर वाला क्षेत्र मैंने बताया था, वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? वहां गन्ना होता है। क्यों गन्ना होता है? क्योंकि वहां जल भराव की स्थिति होती है। अन्य कोई फसल करेंगे तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी, तो जड़ें भी ना सड़ें और जल भराव की स्थिति हो तो हम उससे भी निपट लें, इसलिए वहां पे गन्ना खूब होता है। सर्वाधिक अरहर का उत्पादन मध्य मैदानी क्षेत्र में होता है। हर साल बाढ़ की चपेट में आने वाली भूमि को दियारा भूमि कहते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ऐसी भूमि जिस पे हर साल बाढ़ आती है उसे दियारा भूमि कहते हैं।
और वहां की जो मिट्टी होती है उसको कहा जाता है खादर। ठीक है, याद रखिएगा, कल बताया था मैंने पिछले एपिसोड में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपनाया जाने वाला फसल चक्र क्या है? धान, गेहूं, गन्ना, ये सर्वाधिक अपनाया जाने वाला फसल चक्र है। अब इस चीज को समझ लो भैया, फसल चक्र क्या होती है? फसल चक्र का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत आप अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं और उससे खेत में जो कीट पतंगे हैं, जो बीमारियां हैं, वह कम लगती हैं। फसल चक्र का मतलब हुआ कि आपने एक फसल की, उसके बाद दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, इसे कहते हैं फसल चक्र। जैसे आपने पहले बोया आलू, ठीक, अब आलू के बाद आप क्या करेंगे? मक्का, मक्का के बाद आप क्या करेंगे? फिर मक्का। तो ऐसा अगर आप बार बार करते रहेंगे तो ये तीनों फसलें ऐसी हैं जिन्हें उर्वरता और पानी की खूब जरूरत है, तो थोड़े दिनों के बाद खेत हो जाएगा खराब। आपको अपने फसल चक्र में एक दलहनी फसल को जरूर शामिल करना चाहिए। अब दलहनी फसल को क्यों शामिल करना चाहिए? आपने दलहनी फसलों में देखा होगा कि इसकी जड़ों में, इसकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में कुछ गांठें जैसी होती हैं, गांठें जैसी होती हैं ऐसे। ये गांठें कैसे बनती हैं? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, और ये दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये वायवीय नाइट्रोजन को ठोस नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रेट में बदल देती है, और पौधा इसे यूरिया खाद के रूप में, यानी नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो जितनी भी गड़बड़ी पिछली फसल ने की है नाइट्रोजन की, उसको ये वापस सही कर देता है। यहां से एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम है। और यह है दलहनी फसलों की जड़ों में, या फिर और आसान शब्दों में कह दें, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ढेंचे में भी खूब होता है, ढेंचा एक फसल होती है, तो ढेंचा में भी खूब होता है। ये द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों में पाया जाता है, इसकी ये खासियत होती है। द्विबीजपत्री का मतलब ऐसा है कि जो दालें होती हैं वो सारी की सारी द्विबीजपत्री होती हैं। द्विबीजपत्री का मतलब, एक आप दाना लीजिए, दाने का ऊपर छिलका हटाइए, तो अंदर का जो बीज है वो दो भागों में विभक्त होगा, और जब ये उगेगा तो सबसे पहले वही दो बीज के जो पार्ट हैं वही पौधे के रूप में बन के आएंगे, उसके बाद अन्य पत्तियां निकलना शुरू होंगी, जिसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। ठीक है, फसल चक्र के बारे में थोड़ा सा जान लें, अभी हमने बात कर ही ली, हालांकि और थोड़ा सा जान लें। किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरता शक्ति का कम से कम नुकसान हो, फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल करेंगे ताकि हमारे खेत की जो उर्वरता शक्ति है वह बनी रहे, छीण ना हो, खराब ना हो, तो इसे कहते हैं फसल चक्र। अब कभी कभी समझदारी वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ फसल चक्र अपनाने से नहीं होता है, या ऐसा पूछ दें कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ फसल चक्र अपनाने से होता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछ दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ये देख लीजिए, ये इतने लाभ हैं जो फसल चक्र अपनाने से होते हैं। एक तो उर्वरा शक्ति का क्षय न्यूनतम होता है, क्योंकि जैसे आलू को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, उसने नाइट्रोजन ले लिया। अब आपने आलू के बाद एक दलहनी फसल बो दी, जब आपने दलहनी फसल बो दी तो उस दलहनी फसल ने उस नाइट्रोजन को फिर बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने आलू के बाद मक्का बो दी तो आलू ने नाइट्रोजन लिया, रहा सा नाइट्रोजन मक्का लेगी, अब पूरे खेत में नाइट्रोजन की कमी होगी। इस तरह से रोग नियंत्रण, रोग नियंत्रण का मतलब यह है कि हर फसल में लगने वाले कीट अलग अलग होते हैं। जब उसको एक ही तरह की फसलें मिलेंगी तो वो कीट उस जगह पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, वो अपनी कॉलोनीज बना लेंगे और वो लगातार फसल को नुकसान करते रहेंगे। कीट नियंत्रण वही है। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण को ऐसे आप समझ लो कि गेहूं में एक खरपतवार होता है जिसे गेहूं का मामा बोलते हैं,
अब जिस जगह पे आपने गेहूं किया है उस जगह पे गेहूं के साथ गेहूं का मामा भी डेवलप हुआ। अच्छा, और मामा और भांजे दोनों एक जैसे ही होते हैं। आप उनको तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि उनमें बाल ना निकल आए, मतलब जो बीज बनने वाले पुट्स होते हैं वो ना निकल आए, तब तक आप उनको पहचान नहीं सकते। और जब तक इतना टाइम लगता है तब तक वो गेहूं को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा चुका होता है। जो पोषण आपने खेत को दिया है कि वो गेहूं में लगे, वो तो मामा खा गया, भांजा भूखा मर गया। तब तक उसके बीज तैयार हो जाते हैं, तैयार बीज फिर एक बार उसी में गिर जाते हैं और अगली बार फिर आप गेहूं करते हैं, मामा जी फिर आ जाते हैं। अब आप क्या करें, फसल चक्र अपनाएं। आपने जिस खेत में इस साल गेहूं किया है और आपने देखा कि इसमें मामा की समस्या है, अब मामा और भांजा पहचान में नहीं आ रहे, मामा और गेहूं पहचान में नहीं आ रहे, वो तो एक जैसे है। अब आप अगली साल उसी जगह पे आलू बो दें। जब आप आलू बोएंगे तो मामा दूर से चिल्लाता हुआ खड़ा दिखा मिलेगा कि ये रहा मामा। अब आप उसको निकलवा दें या उस पर खरपतवारनाशी का छिड़काव करवा दें, अब मामा खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप फसल चक्र को अपनाएंगे तो इससे कीट पतंगों की समस्या से आपको ठीक ठाक राहत मिलेगी, आपको रोगों से ठीक ठाक राहत मिलेगी, आपको खरपतवारों से राहत मिलेगी, आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वह खराब ज्यादा नहीं होगी। सीमित संसाधनों का उपयोग करके आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। और अगली महत्वपूर्ण बात कि जो भूमि का कटाव होता है जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, तो मृदा अपरदन कम से कम होगा, ये स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं है। यानी खाद्य फसलें बहुत सारी होती हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो गेहूं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचलित फसल चक्र कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, सरसों, ये है। धान, मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू, गन्ना, मक्का, आलू, प्याज और मक्का, आलू, गेहूं, ये किए हैं। बुंदेलखंड में प्रचलित फसल चक्र है, दो ही फसलें वहां मोस्टली होती हैं। ज्वार कर लेंगे फिर चना कर लेंगे, कोदो कर लेंगे फिर चना कर लेंगे, ज्वार कर लेंगे फिर मटर कर लेंगे। यानी एक मोटे अनाज की फसल वो लोग करते हैं और एक दलहन की फसल करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी महत्वपूर्ण बातें जिनकी हमने अभी बात की वो कृषि से संबंधित हो गई। खासकर इनमें मोटी मोटी 4-5 बातें अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दिमाग में इतना बैठा लो भैया कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, उसमें 3 हिस्से हैं। ठीक, 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक तो है साउथ वेस्ट वाला, साउथ वेस्ट वाला, साउथ वेस्ट का सीधा सा मतलब हुआ आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र। ठीक, दूसरा है बुंदेलखंड का हिस्सा, बुंदेलखंड का हिस्सा, और तीसरा है विंध्य का हिस्सा। विंध्य मतलब सोनभद्र, मिर्जापुर और तीसरा कुछ हिस्सा प्रयागराज का। ठीक, ये 3 मोटे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दक्षिणी हिस्से की हम बात कर रहे हैं। इस दक्षिणी हिस्से की खासियत यह है कि यह 2 तरीके की फसलें उगाता है। एक तो उगाता है ये तिलहन और एक उगाता है ये दलहन। अब तिलहन के लिए स्पेशली अगर इनमें से कोई जगह है तो वह जगह है साउथ वेस्ट, यानी आगरा मथुरा वाला क्षेत्र। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो फसल तिलहन में उगाई जाती है उसका नाम है मस्टर्ड, यानी कि सरसों। इतना याद रखना। दलहन के मामले में जो सबसे आगे है क्षेत्र उसका नाम है बुंदेलखंड। और दलहनों में भी बुंदेलखंड में जो दलहन उगाई जाती है उसमें सबसे स्पेशली नाम आता है चने का। ठीक है, सबसे स्पेशली नाम किसका आता है? चने का। तो कुल मिलाकर के इतनी बात अगर आप याद रखेंगे, यहां से आपके ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक, अब इसके अतिरिक्त और भी 1-2 चीजें समझ लो। इसके अतिरिक्त आपको क्या समझना है, एक क्षेत्र मैंने आपको बताया कौन सा? तराई वाला। ठीक है, तराई क्षेत्र है, तराई। तराई क्षेत्र की क्या खासियत है? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उपज होती है वो शुगर केन की होती है, गन्ने की होती है। सबसे ज्यादा विजी एरिया कृषि के दृष्टि से, विजी एरिया का मतलब जहां पे फसलें होती रहती हैं, बहुत सघन एरिया है कृषि का, वो कौन सा है? वो वेस्टर्न है, वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट का मतलब, वेस्टर्न एरिया का मतलब ये मेरठ
और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वह सबसे व्यस्त है, सबसे सघनतम है, इस बात का याद रखेंगे। अब अगली बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में फसलोत्पादन की, और एक एक फसल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जरा इस चीज को समझ लो, कभी कभी प्रश्न केवल और केवल यहां से आ जाता है कि खरीफ में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी में कौन सी फसल उगाई जाती है, और जायद में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, उनके नाम मैंने आपको दे दिए हैं, खरीफ, रबी और जायद। इनको ऐसे समझ लो, मोस्टली आपने अपने घर वालों को, पिताजी को गेहूं के मामले में कहते सुना होगा रब्बी। तो जो गेहूं का टाइम होता है वो होता है रबी का टाइम। ठीक, इतना याद रखिए। गेहूं के बाद मैंने जायद लिखा है, तो गेहूं के बाद जो फसलें होती हैं उनको कहते हैं जायद की फसलें, और गेहूं से पहले जो फसलें हो लेती हैं उनको कहते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें चौमासे में होती हैं, मोटे मोटे याद रखो, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हालांकि ज्यादातर लोग कृषि पृष्ठभूमि से ही हैं, लेकिन खरीफ जायद उन्हें नहीं याद रहता, उन्हें ठंड, गर्मी और बरसात याद रहती है। तो ये जो है ये बरसात की फसल है। ठीक है, ये बरसात की फसल है। रबी जो है ये सर्दी की फसल है। ठीक, और जायद जो है यह गर्मी की फसल है। अब जब आपने मौसम के हिसाब से क्लियर कर लिया, तो आप एक चीज अपने आप क्लियर कर लिए, याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें केवल आप सही से समझ नहीं रहे होते हैं, इसलिए आपको वो लगता है कि वो पढ़ाई है और आपको याद करना पड़ेगा। केवल इनके देखने का तरीका आप अपना बदल लीजिए और आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। खरीफ मतलब बरसात की फसलें। अब आपको क्या ये याद करने की जरूरत है कि इन फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है? भाई बरसात में वही फसल सरवाइव ही कर पाएगी जो ज्यादा पानी झेल लेगी, और ज्यादा पानी झेल के भी कहाँ ले जाएगी, अगर उसको जरूरत है तो उसको कंज्यूम कर लेगी वो। तो इस समय पे वही फसलें होंगी जिन्हें अधिक पानी की जरूरत होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा ही चाहिए होता है, यानी जिन्हें स्पेशली हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, ऐसी फसलें ही इस टाइम पे होती हैं, खरीफ के समय। ठीक, अब इनमें बुवाई कब होती है इनकी आपको पता है भाई, मई से लेकर के जुलाई तक इनकी बुवाई होती है। कटाई सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हो जाती है। इनमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सावा है, कोदो है, सनई है, अरहर है, मूंगफली है, कपास है, गन्ना है, रामदाना है और तिल्ली है। कुल मिलाकर के मोटी बात एक समझ लो, यह वह समय होता है जब खाद्यान्नों की बुवाई सबसे ज्यादा होती है। खरीफ में सबसे ज्यादा खाद्यान्न बोए जाते हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, ये सब खाद्यान्न है, रामदाना भी। तो ये सब खाद्यान्न है, ये सब खाद्यान्नों की बुआई ज्यादा होती है। रबी सर्दियों का समय है, गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है, ज्यादातर गेहूं के साथ जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो इकट्ठा, इन्हें कम पानी चाहिए होता है और कम टेम्परेचर चाहिए होता है। भाई सर्दियों में पानी भी कम, टेम्परेचर भी कम, दोनों चीजें कम। अब समझिए, गेहूं के साथ आलू होता है, इसी समय चना होता है, इसी समय मटर होता है, तो ये सारी फसलें इसी समय की हैं। बुवाई शीत ऋतु की शुरुआत में होती है, अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। गेहूं इसी में आता है, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, लाही मतलब पीली वाली सरसों, आलू, तंबाकू। तंबाकू को याद रखिएगा क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। जायद, ये वो फसलें हैं जो गर्मियों के मौसम में होती हैं, ज्यादातर सब्जियां और नार वाली जो फसलें होती हैं, लता वाली, बेल वाली जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। अधिक ताप की आवश्यकता होती है इन्हें। बुवाई मार्च अप्रैल में होती है। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया आदि। ठीक, नगदी फसलें उन फसलों को कहते हैं जिन्हें हम बेच के सीधा लाभ कमाते हैं, बेचने वाली फसलें होती हैं गन्ना, कपास, तिलहन, आलू, तंबाकू, जूट, सब्जियां एवं फल, यानी ऐसी फसलें जिन्हें उपभोग से पूर्व प्रोसेस करना पड़ता है और लंबे समय तक जिन्हें हम संरक्षित करके नहीं रख सकते, उन्हें नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब एक एक फसल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, हालांकि सभी कृषि पृष्ठभूमि से हैं, और जब आप कृषि पृष्ठभूमि से हैं तो एक बात निश्चित हो जाती है कि बहुत ज्यादा कृषि के मामले में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, फिर भी जितना जरूरी है उतना क्लियर करते चलिए, जितना आवश्यक है। ठीक, पहला देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों को छोड़ के पूरे भारत में ये उगाई जाती है।
सर्वाधिक उत्पादकता, ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, गंगा यमुना दोआब में नहीं है, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र जो है वहां पे इसकी सर्वाधिक उत्पादकता है। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में पहला नंबर है पूरे देश में। सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो हरदोई है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहाँ की ज्यादा है? बागपत की। इतना याद कर लो, पर्याप्त है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ बोया जाता है? हरदोई में। तो सबसे ज्यादा पैदा भी हरदोई करता है, लेकिन बीघे के हिसाब से अगर निकालें कि उपज कहाँ ज्यादा होती है, तो उपज के मामले में बागपत है। ठीक है, उपज के मामले में बागपत है, उपज बागपत की बहुत अच्छी होती है। आगे देखिए, दूसरी फसल है चना। चना की खासियत यह है कि भाई कहीं भी फेंक आओ ये डेवलप हो जाता है, अपना काम कर लेता है। पानी लगाने की मर्जी हो तो लगा दो, ना लगाने की मर्जी हो तो ना भी लगाओ। यानी कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो जाता है, कम वर्षा में भी हो जाता है, और मध्यम टेम्परेचर हो तो हो जाता है। प्रदेश में दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में चना ही बोया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा उत्पादन भी दलहनी फसलों में चने का ही है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक ये फसल होती है, मैं बता चुका हूं आपको। सर्वाधिक उत्पादन भी फिर बुंदेलखंड से ही निकलेगा, झांसी में। लेकिन उत्पादकता अच्छी कहाँ की है? गाजीपुर की। प्रति हेक्टेयर अगर आप देखें तो गाजीपुर में ज्यादा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया कहाँ जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में बांदा में बोया जाता है। ये चने की खासियत होगी। चने के बाद सबसे महत्वपूर्ण तिलहन की फसल जो उत्तर प्रदेश में होती है, वसंत जैसा आपको दिखाई देने लगेगा, वह है सरसों। सरसों या राई भी इसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रधान तिलहनी फसल है ये। तिलहन के मामले में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। गेहूं, मटर एवं जौ के साथ संयुक्त रूप से इसकी खेती होती है, मिक्स करके गेहूं, मटर और जौ, उनके साथ सरसों को बो दिया जाता है। प्रसिद्ध किस्म इसकी एक याद रखिएगा, प्रसिद्ध किस्म का नाम है राजविजय। और उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है सरसों के उत्पादन में। सबसे ज्यादा उत्पादन मैंने जगह भी आपको बता दी थी, कहाँ है? आगरा एवं मथुरा, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है इस फसल का। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं सेव कर लूं जरा। इसके बाद अगली फसल जो आती है सरसों के बाद, वह है धान। धान की खासियत क्या है कि ये तराई और मैदानी दोनों क्षेत्रों में होती है। तराई में यह है कि असिंचित अवस्था में हो जाती है, वहां बारिश इतनी अच्छी होती है। मैदानी क्षेत्र की खासियत यह है कि धान हो तो जाती है लेकिन सिंचित अवस्था में होती है, मतलब उसमें पानी वानी लगाना पड़ता है। धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला नंबर है। धान उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश में पहला नंबर है। सिद्धार्थ नगर का एक सुगंधित चावल है, ये आपकी परीक्षाओं में खूब घूमता रहता है, और नाम है इसका काला नमक। चावल का नाम है काला नमक, ये आपकी परीक्षाओं में खूब घूमता रहता है। सर्वाधिक उत्पादक धान के मामले में कौन है? शाहजहांपुर है। सबसे अच्छी उत्पादकता बिजनौर की है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है कहाँ? आजमगढ़ में। इतनी बातें आपको धान से संबंधित याद रखनी है। फिर अगली फसल आती है गन्ने की। भाई उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है, सबसे प्रमुख नगदी फसल है। देवरिया के प्रतापपुर में देश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का देश में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इसका? मेरठ है। और सबसे अच्छी उत्पादकता कौन सा जिला करता है? शामली। मेरठ सबसे बड़ा उत्पादक, और सबसे अच्छी उत्पादकता कहाँ की है? शामली की। अब इसके बाद बाजरा आता है, मोटे अनाज में आता है, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। राजस्थान के बाद बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है, यानी सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे इसका उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादक कौन है? आगरा है। और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ की है? मैनपुरी की है। मैनपुरी प्रति हेक्टेयर ज्यादा उपज देता है, लेकिन टोटल में जब उपज की आप बात करते हैं तो आगरा नंबर 1 पे हो जाता है। बाजरा के बाद एक और मोटा अनाज आता है, उसका नाम है मक्का। मक्का उत्तर प्रदेश की गेहूं और चावल के बाद तीसरी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? गेहूं। गेहूं के बाद दूसरे नंबर पे चावल यानी धान, और तीसरे नंबर पे अगर किसी की खेती होती है तो वो क्या है? मक्का। मध्य मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश का देश में 10वां स्थान है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बहराइच है। सर्वाधिक उत्पादकता का मामला है तो हरदोई है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के मामले में कन्नौज है। और कन्नौज में ये उत्पादकता तब से आई है
जब से हम ग्रीष्मकालीन मक्का की बुवाई करने लगे हैं। ठीक। अरहर, उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है अरहर के उत्पादन में। सबसे खास बात यह है कि ये असिंचित स्थिति में भी हो जाती है, आप बो दीजिए और पानी ना लगाइए तो भी हो जाती है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसी फसल होती है जो 10 से 12 महीने में तैयार होती है, एक ऐसी फसल होती है जो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। सबसे ज्यादा उत्पादन फतेहपुर में होता है, सबसे अच्छी उत्पादकता इटावा की है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है कहाँ, बांदा में। उसके बाद एक और फसल आती है, नाम है उसका मूंगफली। ठीक है, अगली फसल है, नाम है मूंगफली। बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। कारण क्या है, ये जो है अंदर जमीन में मूंगफलियां लगती हैं, तो जितनी ऐसी मिट्टी होगी जहां ऑक्सीजन की पूर्ति प्रॉपर हो पाएगी, जहां पे वायु का प्रवेश बढ़िया तरीके से हो पाएगा, वहां ये अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है, मैनपुरी है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहां बोई जाती है, महोबा में। केवल सर्वाधिक उत्पादक याद रखिए, इतना बहुत है। कपास से संबंधित 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है भैया ये कैसी फसल है, तो याद रखिएगा ये नगदी फसल है। ठीक है, कैसी है, नगदी है। इसे काली मिट्टी चाहिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है, या काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहने लगे हैं इसी कारण। गंगा यमुना के दोआब में, रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में सिंचाई के सहारे इसकी खेती होती है। इसका एक उपनाम है, याद रखिएगा, काला सोना, सफेद सोना, इस तरह से। तो सफेद सोना कपास का उपनाम है। इसके साथ छोटे पौधों वाली फसलों की मिश्रित खेती की जाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कृषि क्षेत्रफल उतना है नहीं जितने की उपभोग करने वाले लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़े पौधों के नीचे ऐसी फसलें कर ली जाती हैं जहां जिनके पौधे छोटे रहते हैं। तो कपास के साथ ऐसी खेती की जा सकती है। गन्ना जब तक डेवलप होता है तब तक लोग उसमें गेहूं आदि की फसल करते रहते हैं। मैंने एक जगह देखा था कि मचान पे खेती हो रही थी। मचान पे मतलब बांस गाड़ के रखे हैं और बांसों के ऊपर तार बना के रखे हैं, फिर मेड़े बना रखी है मोटी मोटी, उन मेड़ों पे उन्होंने करेले लगाए हुए हैं, बीच में 10 फुट का गैप है। अब वो करेला इधर से चढ़ता है, उधर भी लगाए हुए, दोनों तरफ से करेले चढ़ते हैं और लटकते हैं। और नीचे का जो ब्लैंक स्पेस पड़ा है, खाली जगह पड़ी है, उसमें वो छोटी वाली फसलें जो बहुत बड़ी नहीं होती, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, ऐसी फसलों का वो करते हैं। तो एक ही समय पे 2 फसलें ऐसे लोग प्राप्त कर लेते हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, क्योंकि करेला जब ऊपर लटका रहेगा तो उसमें जो पीलापन आ जाता है, देखने में गंदा लगता है, वो नहीं लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अगली फसल देखिए, पटसन, सनई, जूट। ठीक। उत्पादक क्षेत्र तराई और सरयू घाघरा का दोआब। प्रमुख जिले बहराइच, महाराजगंज और देवरिया। दरअसल है क्या, आपने जो रस्सियां देखी होंगी, चलो इस चीज को समझ लो, कंफ्यूजन रहता है आपका। रस्सियां आपने 2 तरह की देखी होंगी। एक रस्सियां तो ऐसी देखी होंगी जिनका रंग लाल होता है, दूसरा सफेद, जैसे कि ये रस्सियां हैं, इस तरह का धुंधला सा रंग होता है। जो लाल वाली रस्सियां होती हैं उनका जो जूट होता है वो नारियल का जूट होता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। जो सफेद वाली रस्सियां होती हैं, हल्की भद्दे कलर वाली रस्सियां होती हैं, वो पटसन से जो जूट निकलता है उससे बनाई जाती हैं, और वो पटसन सनई से बनता है। दरअसल वो पौधे की खाल होती है। ठीक है। अगली एक और फसल है जिसका नाम है तंबाकू। तंबाकू जो है वह रबी की फसल है, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। यह रबी की फसल है। फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा और गोंडा में इसका उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश का देश में तंबाकू उत्पादन के मामले में तीसरा नंबर आता है। अब एक बड़ी खतरनाक सी फसल है, उसका नाम है अफीम। और अफीम जो है, इसकी खेती आप जब मर्जी पड़े तब नहीं कर सकते। खास बात यह है कि आपकी मर्जी है कि आप अफीम की खेती करेंगे, आप नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार से विधिवत लाइसेंस मिलती है। उसके बाद इसका जो उत्पादन होता है वो सरकार को ही बेचना पड़ता है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग नशे में किया जा सकता है, तो इसलिए सरकार के थ्रू होता है। सबसे बड़ा उत्पादक जिला, बस इतना ही याद रखो, सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, बाराबंकी है। और गाजीपुर में प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। बाराबंकी इसका उत्पादक बड़ा है, और फैक्ट्री, प्रोसेसिंग की फैक्ट्री जो है वह गाजीपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, प्रदेश में उद्यान कृषि। उद्यान कृषि मतलब बागवानी की बात हम करने वाले हैं। तो बागवानी की प्रदेश में स्थिति क्या है,
हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी। उद्यान विभाग के तहत फल, शाक भाजी, पुष्प, मसाला और औषधि फसलों की खेती की जाती है। प्रदेश के 15 जिलों में कुल 39 ब्लॉकों में वर्ष 2017 से 22 में फल पट्टी विकास योजना चलाई गई, जिसके तहत कौशाम्बी और बदायूं में अमरूद, बस महत्वपूर्ण बातें ये हैं, प्रतापगढ़ में आंवला और 13 जिलों में आम हेतु विकास योजना चलाई गई। 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत उद्यानीय फसलों के क्षेत्र व उत्पादन विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की वित्तीय सहभागिता 40% और 60% की है। कुल बागवानी उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है, महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली, जबकि मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। कुल मिला के यहाँ से इतना याद रखो, बहुत ज्यादा याद नहीं करना, कि प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अलावा बागवानी भी होती है। अब बागवानी में किस तरह की फसलें? ऐसी फसलें जिनसे फल उत्पादन करते हैं, ऐसी फसलें जिनसे सब्जियां उत्पादन करते हैं, ऐसी फसलें जिनसे फूल उत्पादित करते हैं, ऐसी फसलें जिनसे मसाला मिलता है, और ऐसी फसलें जिनका प्रयोग आयुर्वेद आदि में औषधि रूप से किया जा सकता है। तो ऐसी फसलें आती हैं किस आधार पे? इन्हें कहते हैं उद्यान कृषि, यानी बागवानी वाली फसलें। ठीक, एक बात याद रखनी। दूसरा, टोटल बागवानी फसलों की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। बस दो बातें इस पूरे से याद रखनी है। बागवानी की सुनियोजित सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये एक कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसमें ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। आपने कहीं कहीं लगा देखा होगा, ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके पानी पौधे की जड़ पे गिरता रहे, स्प्रिंकलर मतलब फुव्वारे से सिंचाई हो। ये एक व्यवस्था शुरू की गई बागवानी के लिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पौधशाला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, रैपनिंग चेम्बर की स्थापना हेतु अधिकतम 50% का अनुदान मिलता है। यानी यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो उसे अनुदान मिलता है। यूनिट क्या है? पौधशाला लगा दे, नर्सरी खोल ले, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, पौधों के स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक बनाए, पैक हाउस आपने देखा होगा, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर मतलब फल पकाने वाली जगह। ठीक, ये सब अगर कोई लगाता है तो 50% पैसा उसे अपने पास से लगाना पड़ेगा और 50% पैसा जो है सरकार देती है। प्रदेश में कृषि बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए एक राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। इस बात को याद कर लीजिए। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। 10 मंडल स्तरीय संस्थान है जिसमें डिप्लोमा आदि भी दिए जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया, प्रसंस्करण, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और प्रसंस्करण का है फूड का। ठीक, तो क्या है? फूड प्रोसेसिंग। ये क्या मसला है जरा समझिए। हमारे देश का किसान अभी भी अपनी पुरानी पद्धतियों के आधार पर खेती करता हुआ चला रहा है, उसे अब चीजें बदलनी पड़ेंगी। समझिए, बहुत सारा केला हो गया उसके पास और केले की जो डिमांड है वो उतनी नहीं है, रेट बहुत डाउन हो गया। अब रेट बहुत डाउन हो गया तो अब किसान को घाटा लगे। अगर वह केले का कोई ऐसी वस्तु बना दे जिसको कि 10 महीने तक, 1 साल तक उपभोग किया जा सके, 6 महीने तक उपभोग किया जा सके, तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। जैसे वो केले के चिप्स बना ले। अब केला तो 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन अब वो चिप्स 6 महीने चल जाएगी। टमाटर बहुत सस्ता हो गया, अब वो क्या करे? टमाटर का सॉस बना ले, सॉस बना के रख ले, अब वो 1 साल तक उसको बेच सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो ये प्रोसेसिंग की व्यवस्था भारतीय किसान अभी तक सही से नहीं समझ पाया है, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। ऐसा एक संस्थान बनाया कि आप प्रोसेसिंग को समझिए, उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाइए और फिर जो फसलें खराब हो रही हैं उनका कुछ ना कुछ बना के रख लीजिए, जब उपभोग की आवश्यकता पड़ेगी तब उपभोग कर लेंगे। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। इंपॉर्टेंट बात कि रहमान खेड़ा में देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। अगर किसी व्यक्ति को बागवानी में कोई समस्या होती है तो वह कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है और पूछ सकता है। अब
फसलोत्पादन में एक तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे कौन सा फल प्रसिद्ध है, इसके लिए खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देख लो। आम के लिए आपको पता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लखनऊ है, लीची के लिए मेरठ और सहारनपुर है, आंवला के लिए एक ही नाम है प्रतापगढ़ है, माल्टा मेरठ और वाराणसी, सहारनपुर भी इसमें आता है, अमरूद के लिए प्रयागराज भाई बहुत फेमस है, काला नमक चावल के लिए आपको पता है सिद्धार्थनगर है, सब्जी के मामले में लखनऊ और मिर्जापुर आगे है, बासमती चावल के मामले में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर आगे है, आलू अलीगढ़ फर्रुखाबाद कन्नौज और मेंथा तेल के लिए बाराबंकी आगे है। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 4, 6, 8 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक, अब हम स्पेशली एक एक की बात कर लें। उद्यान की तो बात कर ली, उद्यानों में सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी फल की, तो फलोत्पादन देख लो। फलोत्पादन में क्रमशः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर आता है, यानी फल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, आंध्रा पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। प्रदेश में आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, बेर, पपीता, नींबू, तरबूज, अनानास आदि फलों का उत्पादन किया जाता है, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब एक एक करके हम थोड़ा सा फलों के बारे में और जान लें। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको 2 भागों में नहीं करेंगे, हम एक भाग में ही इसको करेंगे। आम भारत का नेशनल फल है, आपको पता है, फलों का राजा कहा जाता है, आपको पता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अब भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। विटामिन ए व सी का अच्छा स्रोत होते हैं आम। उत्पादक जिलों में सबसे मुख्य लखनऊ है, बाकी तो है ही, आप देख लीजिएगा। प्रमुख किस्में, कभी कभी इनकी किस्में पूछ दी जाती हैं। दशहरी लंगड़ा ये आपको पता ही है, रटौल याद कर लीजिएगा, चौसा पता है, सफेदा पता है, हुसनारा याद कर लीजिएगा, गुलबखास गुलाब खास ये याद कर लीजिएगा, सुरखा ये याद कर लीजिएगा, मटियारी ये याद करने वाला है। प्रसिद्ध आम लखनऊ का मलियाबादी दशहरी प्रसिद्ध है भाई, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन ये प्रसिद्ध है, मेरठ बागपत का रटौल प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, मेरठ और बागपत का रटौल प्रसिद्ध है, वाराणसी का लंगड़ा प्रसिद्ध है और रामखेड़ा और चौसा भी प्रसिद्ध है। प्रदेश में आमों की ब्रांडिंग, जो उत्तर प्रदेश के आम है उनकी ब्रांडिंग किस नाम से की जाती है बाहर, नवाब ब्रांड आम के नाम से, तो लखनऊ और नवाब याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में शीर्ष पे है। देखो भारत विश्व में शीर्ष पे है और उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष पे है, ये बात याद रखनी है। विश्व की एकमात्र बीज रहित आम की वैरायटी याद रखिएगा, क्या नाम है, सिंधु, रत्ना एक्स, अल्फांसो की एक किस्म है, रत्ना एक्स एक अल्फांसो है, उसकी एक किस्म है सिंधु, ये बीज रहित है, इसमें बीज नहीं होता। विटामिन सी और कैरोटीन समृद्ध आम की नई किस्म है, पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा और पूसा पीताम्बरा। ये आम से संबंधित कुछ प्रश्न जो बन सकते थे उनको मैंने कवर कर लिया है। फिर बात आती है अमरूद की। अमरूद में प्रमुख उत्पादन प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या में होता है। प्रजातियों में थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी प्रजातियां भैया पूछ दी जाती हैं। ललिता सुरखा ये महत्वपूर्ण है, इलाहाबादी सफेदा ये एक महत्वपूर्ण नाम है। ये 2 महत्वपूर्ण नाम आप याद रखिएगा जो आपसे पूछ दिए जाते हैं। अगला आता है आंवला। आंवले की बात आए तो भाई प्रतापगढ़ तो दिमाग में बैठा ही लो। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जो आंवले की किस्म है उसका नाम है फ्रांसिस। सर्वाधिक उत्पादक प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान, प्रथम मध्य प्रदेश का है और तीसरा तमिलनाडु का है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतापगढ़ और फ्रांसिस 2 बातें याद रखनी है। फिर बात आती है केले की। उत्पादकता इसकी वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज में। किस्में 1-2 क्लियर कर लो, एक ये हो गई, एक ये हो गई दूध सागर, एक ये हो गई चीनिया। ये कुछ किस्में हैं केले की जो कि आपको याद रखनी है। फिर आता है सफ्तालू। सफ्तालू का मतलब ऐसे समझ लो, जो आड़ू होता है उसे सफ्तालू कहते हैं। पश्चिमी जिलों और लखनऊ में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद आती है अगली फसल लीची। लीची के मामले में इतना याद रखो कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर यानी जो पश्चिमी यूपी है वहां पे इसका उत्पादन होता है। फिर लीची के बाद माल्टा। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। माल्टा
इन जगहों पे। नींबू बुंदेलखंड विशेष रूप से होता है। संतरा सहारनपुर के आसपास और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में होता है। पपीता सहारनपुर, उन्नाव, अयोध्या में खूब होता है। तरबूज गंगा, सरयू, गोमती की घाटियों में खूब होता है, पालेज वाला तरबूज, आपको पता है। ठीक, कुछ चीजें और बची हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक। खैर कोई बात नहीं, अगला वीडियो हो सकता है थोड़ा छोटा हो। तो आइए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में सब्जी उत्पादन की। सब्जी सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आलू देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आलू का। फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस आदि प्रमुख आलू उत्पादक जिले हैं। इनकी प्रमुख किस्में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पोखराज, कुफरी 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 जिसमें लगा है वो आलू की है। मेरठ में केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना की गई है। गाजियाबाद के बाबूगढ़ में आलू एवं अन्य साग भाजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और उत्तर प्रदेश के आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, याद रखिएगा, ताज ब्रांड के नाम से आलू को और नवाब ब्रांड के नाम से आम को बेचा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल्दी, इसकी खेती विशेष रूप से बुंदेलखंड में की जाती है क्योंकि ये असिंचित जगहों की खेती है। अदरक मुख्य रूप से हरदोई जिले में इसकी खेती होती है। प्याज एवं लहसुन बड़े पैमाने पर कानपुर मंडल के जिलों में होता है। मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं होता है तो वह होता है सहारनपुर में, ठीक है। कुछ और फसलें बची हैं। मटर और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मटर और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला है। शकरकंद में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और लहसुन में तीसरा। रायबरेली में 2016 में मसाला पार्क की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। रायबरेली में 2016 में मसाला पार्क की स्थापना की गई। अब इनके अलावा फल हो गया, सब्जियां हो गई, पुष्प का उत्पादन। पुष्प का उत्पादन जो है वो वाराणसी में, कन्नौज में, मिर्जापुर में, जौनपुर में और प्रयागराज में होता है। कन्नौज में इत्र पार्क की स्थापना की गई है। कन्नौज में जो फूलों की खेती होती है वो इत्र के उद्देश्य से होती है। अन्य जगह जो फूलों की खेती होती है वह सजावटी व्यवस्थाओं के लिए होती है, सजावट के लिए होती है। इसके बाद प्रदेश में औषधि के उत्पादन की स्थिति क्या है? औषधियों में कौन कौन सी खेतियां आती हैं? घृत कुमारी, मतलब एलोवेरा जिसको आप बोलते हैं, वो घृत कुमारी होता है। ब्राह्मी, पिपरमिंट, मेंथा, तुलसी, मुसली, शतावरी, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेघ, ये बहुत सारे पौधों हैं। इनकी खेती राज्य उद्यान विभाग द्वारा किसानों को अनेक तरह से सुविधाएं दी जाती हैं अगर किसान इनकी खेती करते हैं। मेंथा ऑयल के उत्पादन में बाराबंकी का पहला स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है बस उत्ते दिमाग में बैठाते जाओ। मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। FFDC इसको बोलते हैं, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, FFDC। कन्नौज में इसकी स्थापना की गई है मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए। विश्व में मेंथा निर्यात में भारत की भागीदारी 85% है और जिसमें से उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है वो 90% है। यानी कुल मिला के हमारे यहाँ मेंथा की स्थिति बहुत अच्छी है। एक उत्पादन और आता है, उसका जिला पूछ दिया जाता है, बहुत कुछ है नहीं, पूरी मैं बड़ी तरीके से बताए दे रहा हूँ। प्रदेश में पान का उत्पादन। पान एक उष्णकटिबंधीय बहुवर्षीय बेल है। प्रमुख उत्पादक जिले महोबा है, बांदा है, उन्नाव है, ललितपुर है, वाराणसी है। ये डैश की जगह पर 7 लिख गया है। महोबा को पान की खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बड़े लड़ैया महोबे वाले पान खाते थे, ठीक है। इसे पान का शहर भी कहा जाता है। यहीं पर पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। कुल मिलाकर के पान और महोबा एक दूसरे के पूरक हैं। आंवला और प्रतापगढ़ एक दूसरे के पूरक हैं। अमरूद और इलाहाबाद एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा करके याद कर लो। प्रमुख क्षेत्र महोबा का बरेईमानपुर, ललितपुर का पौली क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ललितपुर में जो पौली क्षेत्र है वहां पे भी पान की खेती होती है। प्रमुख प्रजातियां देख लो, देसावरी है, कलकतिया है, कपूरी है, बंगला है, सागर बंगला है, ककेर है, पौली देसी है, जैसावरी मगही है, बनारसी है, सोफिया है, रामटेक है, कपूर और कपूरी और मीठा, ये कुछ प्रजातियां हैं। उसके बाद एक फसल और उत्तर प्रदेश में होती है
रतनजोत या फिर जेट्रोफा या फिर इसको कहते हैं डीजल वाला पौधा, डीजल वाला पौधा। ठीक है क्या ये? डीजल के विकल्प के रूप में इसके तेल का उपयोग किया जाता है, एथेनॉल, एथेनॉल आपने सुना होगा, उसका उपयोग होता है। जेट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना बक्सी का तालाब लखनऊ में, बक्सी का तालाब लखनऊ में जेट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा कृषि से संबंधित टॉपिक था। हालांकि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इतना बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं हो गया, 2 5 10 मिनट ऊपर नीचे। हमारा पहले से ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश श्रृंखला के सभी वीडियो आधे घंटे और 1 घंटे के बीच के होंगे। एक आध वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम पढ़ कितना बेहतरीन रहे हैं और सीख कितना रहे हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ और देखते रहिए हमारी इस पूरी श्रृंखला को। हमें पूरी उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपकी परीक्षा में आपको कुछ बेहतर करवाने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।